چکی چونگ رسم ہے وہ کس طرح ادا کی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ اس میں ڈالیں گے چکی کے اندر، اور یہاں پہ جو ہے وہ چکی چونگ جو رسم ہے وہ ادا کریں گے۔ بھائی دربار ہے جی، جس کے اندر آپ کو آ کے ہاتھ پلانا نہیں پڑتا۔ وہ جو جن لوگوں نے اولیاء اللہ نے یہ دربار کیا، انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہمارے آپ دربار بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں آپ کا میزبان عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 5 نیوز HPS، اور اس وقت میں موجود ہوں جنگ کی تحصیل شورکوٹ کے نواحی کا ہوں شاہ صادق نیانگ میں۔ شاہ صادق نیانگ دربار کے سامنے موجود ہوں اور یہ بہت پرانا دربار ہے۔ یہاں پہ آج چکی چونگ رسم ادا کی جائے گی۔ یہ رسم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا 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 جاتا ہے اور یہ کیوں رسم ادا کی جاتی ہے، بہت سارے سوالات ہیں، وہ بھی آگے جل کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ رسم کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد تقریباً 1 مہینے بعد یہاں پہ عرس بھی شروع ہونے والا ہے، تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو چکی چونگ رسم ہے وہ کس طرح ادا کی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ اس میں ڈالیں گے چکی کے اندر، اور یہاں پہ جو ہے وہ چکی چونگ جو رسم ہے وہ ادا کریں گے۔ تو صحیح ہے۔ بس کریے نا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ एचपीएस और मैं आपका मेज़बान उस्मान अली। इस वक्त मैं शाह सादिक नियान दरबार में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो पर्सनैलिटी आप देख रहे हैं ये दरबार शाह सादिक नियान के सज्जादा नशीन फ़कीर सरदार रज़ा अली साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे अभी आपने देखा जैसे यहाँ पे रस्म चक्की चौंक अदा की गई, उसके क्या मसादिन और कब से वो अदा की जा रही है, दरबार कितना पुराना है और यहाँ पे कितने अरसे से यहाँ पे आबाद थे। काफ़ी सारे सवालात हैं, वो भी इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खुश आमदीद, आप आए हैं हमारे पास। जी बिल्कुल खैर खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप पूछें, आप क्या सवाल पूछ रहे थे? सर, ये दरबार कितना पुराना है? ये दरबार है जी तकरीबन 300 साल पुराना। ये जो साहिब मज़ार हैं, इनका असल नाम हज़रत मोहम्मद शाह है जी। ये नकवी बुखारी सादात से हैं और इनका जो सिलसिला है वो उच्च शरीफ से है। उच्च जो जलाली है ना जी, हज़रत शेर शाह सैयद जलाल सुर्खपोशी उनकी औलाद में से है। और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की जो है ना जी, वो 18वीं औलाद बनते हैं हज़रत शेर शाह सैयद जलाल, और ये आगे उनकी औलाद है। और हम लोग गैर सैयद हैं, लेकिन हमारे पास इन्होंने हमें चुना अपनी दस्तार का वारिस बनाने के लिए। और अरसा दराज से मैं 14वां से ज़्यादा नशीन हूँ। उससे पहले मेरे वालिद साहब थे, मेरे दादा थे, उससे पहले उनके चचा थे, और सो ऑन सो फोर्थ। सुनने में आया कि इनकी अपनी औलाद नहीं थी, जी तो नहीं। ये सिलसिला तब से चल रहा है तकरीबन। अपनी औलाद इनकी थी नहीं, जो इनके पास रकबा था तो भाई 350 मुरब्बा, तो वो मैं आगे अर्ज करता हूँ जी, जो दरबार शरीफ के साथ रकबा अटैच है जी, उसके ऊपर दरबार शरीफ पे ये वाइज दरबार है जी, जिसके अंदर आपको आके हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हमारे तकरीबन 16,000 मज़ारीन हैं, जो मुख्तलिफ अदवार में मेरे आबाद में जो सजाद जान थे, उन्होंने यहाँ पे ज़मीन को देकर आबाद करवाया और उनको बाद वहाँ पे बिठाते गए। बाद में वो ज़मीन लैंड फॉर्म में चली गई और लैंड फॉर्म्स के बाद औकाफ उस पर काबिज हो गया, लेकिन वो मुजारीन हमारे समेत उस ज़मीन के ऊपर बदस्तूर काबिज हैं। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके रिहाइश, माश, रोज़गार सब उसी ज़मीन से ही वाबस्ता है। और अब वो रकबा औकाफ में है। नहीं जी, ये डिस्प्यूटेड है ना जी। औकाफ भी क्लेम करती है, मुजारिन भी क्लेम करते हैं, और लैंड रिफॉर्म्स जो है वो भी क्लेम करता है। तो ये तो एक सब्जुडिस्ड मैटर है, इसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, तो अदालतें फैसला करेंगी। इतनी भारी गद्दी, इतना बड़ा रकबा, जो इसके बाद आप सज्जादा नशीन मुकर्रर हुए, तो उससे अब तक कितना अर्सा हो गया? मुझे मेरी दस्तार बंदी हुई थी 2015 में, और मुझे तो ये 8वां साल होगा जो मेरे फ़राइज़ हैं या जो मेरे से मुतवक्का हैं मामलात, उनको देखते हुए। इलाके से और स्पेशल जंग से हट के जो यहाँ पे अभी रस्म अदा की गई है, काफ़ी सारे जो मुरीदान हैं उनको नहीं पता होगा। मैं बताता हूँ जी, असल में जो आस्ताने या दरबार, अब तो हमने मुख्तलिफ नाम दे दिए। बुनियादी तौर पे बड़े सगीर के अंदर सबसे पहली NGO ये आस्ताने थे। मेरे से किसी बड़े एक लर्नेड साहब थे, हमारे साहिब इल्म, उन्होंने हमसे पूछा कि जी आप आस्थानों का मकसद क्या है। देखिए, इनके अंदर बिदत या इनके अंदर जो अब जो मामलात शरीयत से हटकर हो चुके हैं, वो हमारे जैसों के काम है। वो जो जिन लोगों ने औलिया अल्लाह ने ये दरबार, या उन्होंने तो ये भी नहीं कहा था कि हमारे आप दरबार बनाए, लेकिन होता ये था कि किसी इलाके के अंदर कोई अल्लाह का वली आके बैठ गया, तो मेरे जैसा जो कोई आदमी था, उसने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, चाहे वो उसकी शरई या फ़िक़ही मसाइल की सूरत थी या कोई दुनियावी उसको कोई हाजत दरपेश थी, तो वो उनके पास जाते थे और उनको कहते थे जी आप मेरी फ़लानी मसला मुश्किल हल कर दें। और बाद में फिर उनको जो लेवल ऑफ रेफरेंस था, इज़्ज़त थी, वो बढ़ता गया। और उस लेवल ऑफ रेफरेंस की वजह से जो लफ्ज़, वो मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 पैसे आए, तो मैंने कहा जी कि ये मैंने खुदा की राह में अगर मैंने देने हैं, तो मैं जाके उस वलीउल्लाह के पास जाता था। और अब मैं अज़राए अक़ीदत उनको ये नहीं कहता था कि जी मैं खैरात लेके आया हूँ, और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि आपके पास हाजतमंद लोग भी बैठे होते हैं और आपके पास मुसाफिर भी आते हैं आपके आस्थाने के ऊपर, तो आप उनको उसके अंदर उसका कर लें। तो हमने उसको शुगर कोट करके नजराना बना दिया, और वो नजराने का सिलसिला बन गया। बाद में उनकी औलाद जो थी, या हमारे जैसे जो उनके बाद में साहिब दस्तार बने, उन्होंने तरवीज इतनी कर दी मामलात के अंदर के वो मामलात सारे के सारे बिगड़ गए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो है ना जी, एक तो कुछ मामलात जो हैं दरबारों के ऊपर वो शरीयत के मुनाफी, वो तो हैं सो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरह अब ये
जो चक्की चुंग एक रस्म आप देख रहे थे, इसमें क्या है कि जी खरास के अंदर बैल चल रहे हैं और उसके अंदर आटा पीसा जा रहा है। तो बेसिकली ये सिंबॉलिक रस्म है, और ये सारी रसूमात जो हैं इनका शरीयत से तो कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये सिंबॉलिक है और एक ये लोकल इकॉनमी और लोकल कल्चर को ये एक कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि गरीब गुरबा के अंदर और ये इलाके के लोगों के अंदर एक जो बड़ी घुटी हुई फिजा होती है, तो उर्स के मौके के ऊपर आपके पास बैल दौड़ होती है, घोड़े डांस होते हैं, नेज़ाबाजी होती हैं, लंगर तकसीम होती है, गरीब गुरबा आते हैं, लोगों का रोज़गार चलता है। इसी उर्स के ऊपर दुकानें आती हैं, उन दुकानों की वजह से कई सैकड़ा लोगों का साल की रोज़ी बनती है। तो ये एक लोकल इकॉनमी को बूस्ट देता है। अब चक्की चुंग ये रस्म है, ये एक सिंबॉलिक रस्म है कि जी लंगर पकना शुरू हो गया। लंगर से मुराद आपका यानी कि गरीब गुरबा के लिए खाना पकाना और उसके ऊपर ख़त्म शरीफ पढ़ के बंटना शुरू हो जाएगा। और ये एक जिस तरह कहते हैं कि एक प्री डिसेसर होती है मेन जो उर्स है उससे पहले। इस दौर में पुराने वक्तों में हमारे पास ये मैकेनिकली पावर्ड जो चक्कियाँ होती थी वो नहीं थी होती, तो जो वसी मकदार में खाना बनता था गरीब गुरबा मसाकीन ज़ायरीन के लिए, उसको पीसने के लिए बड़ा वक्त दरकार होता था। तो ये 1 महीना पहले आटा पीसना शुरू हो जाते थे। तो जो उर्स मुबारक है वो किस तारीख को शुरू होता है, और ये जो रस्म है क्या ये उस तारीख पे नहीं शुरू की जा सकती है, ये इससे क्या वजह है? उसमें जो उर्स है ना जी, ये कोई हार्ड एंड सेट रूल नहीं है कि किसी तारीख को एक फिक्स रूल। रिवायती तौर पे मगर की 5 को होता था और कातक और मगर के दौरान ये रसूमात अदा कर ली जाती थी। अब इसके जब हालात बिगड़ गए, डायनामिक्स इसके तब्दील हो गए, मौजूदा हालात में अब लोग जितने भी उर्स के अंदर हिस्सा लेते हैं वो काश्तकार भी होते हैं, और जो यानी कि उस इकॉनमी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनमें ज़्यादातर एग्रेरियन बेस्ड होती है। तो अब फसलों के उतरने के हिसाब से हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि जो हमें इस उर्स से मुंसलिक खेल तमाशे होते हैं, बैल दौड़ हो गया, घोड़ा डांस हो गया, या कबड्डी हो गई, दूसरी लंबी खेल होती है वो हो गई, या नेज़ाबाजी हो गई, उसके लिए हमें लंबे फील्ड दरकार होते हैं। तो उन फील्ड्स को अवेल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जिसकी डेट्स को ओरिजिनल डेट से अमेंड करने, क्योंकि उस वक्त खाली रकबे पड़ते थे पुराने अदवार में, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, अब वो अवेलेबल नहीं है। सजादा नशीन दरबार अली शाह सादिक निहंग, इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं? देखिए, मैं जो सजादा नशीन की टर्म है ना जी, वो बेसिकली होती है लोगों की इस्लाह करने के लिए, और मैं अपनी इस्लाह सबसे पहले कर लूँ तो सबसे ज़रूरी है। तो मैं एक तो ये कि हमारे दरबार के ऊपर शख्सी बैत का सिलसिला नहीं है, तो आप मुझे रिवायती तौर पे वो जो सजादगान होते हैं उस तरह नहीं देख सकते। ना मेरे वालिद साहब ने बैत वसूल की, ना मेरे दादा ने की, क्योंकि बैत जो होती है ना वो हम समझते हैं कि सिर्फ मासूमीन का ही हक़ है, और हम जिनको मासूम समझते हैं वो हमारे आइमा अतहार हैं। हम इस सिलसिले में ये शख्सी बैत पे और दुनियावी किसी शख्स की बैत पे हम नहीं रखते। बाकी खुदा तक पहुँचने का तज़रिया हर किसी का है। हम रूहानियत तसव्वुफ़ पे हमारा एक ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये एक अलहदा बिलीफ हम रखते हैं, वो एक अलहदा सिलसिला कार है, लेकिन वो एक इंटरव्यूज़ में या 2 इंटरव्यूज़ में वो नहीं आ सकता, और ये शायद मेरे ख्याल में आपके देखने वालों को इसकी इतनी तलब भी ना हो। मेरी मसरूफियात यही होती हैं जी, मैं दरबार शरीफ पे ही होता हूँ और अपनी खेती बाड़ी करता हूँ, और अपना कुछ माल मवेशी हैं जी, कुछ छोटे मोटे कारोबार हैं उनको देखभाल करता हूँ, सोशल वर्क करते हैं जी, और इसके अलावा हमारा दरबार शाह सादिक निहंग, ये नाम किस वजह से पड़ा? दरबार शाह सादिक, ये जो साहिब मज़ार हैं ये हज़रत शेख सलीम सरदार के मुरीद थे जी, और शेख सलीम सरदार के पास हर वक्त बहुत ज़्यादा चेलों का रश लगा रहता था। तो ये उन्होंने एक इम्तिहान के तौर पे इनको कोई आजमाइश दी जिसमें ये पास हो गए, और उसके बाद उन्होंने सादिक और निहंग, निहंग मगरमच्छ को कहते हैं फ़ारसी में, और बुनियादी तौर पे जो मगरमच्छ और ये जो निहंग लफ्ज़ है ये जो है ना जी अपनी इंसान की जो अंदर अना होती है उसको डिपिक्ट करता है। तो शायद इन्होंने अपनी अना को तस्खीर कर लिया जो हर इंसान को करना चाहिए, उस वजह से इनके मुर्शद इनको ये लक़ब दिया। अब ये मैं वाज़े तौर पे तो नहीं बता सकता कि एक मुर्शद ने अपने मुरीद को या अपने जो एक उनके शागिर्द थे उनको एक लक़ब क्यों दिया, लेकिन इसकी मतलब कि अखज़ ही किया जा सकता है कि ये वजह हो सकती है। वैसे तो औलिया अल्लाह जो होते हैं जो भी तलब करते हैं वो मिल जाता है, तो इलाके में किस वजह से ये मशहूर थे ज़्यादातर? इनका जो ये देखें करामात, अल्लाह ताला के जो वली होते हैं ना जी, वो उनकी करामात इतना वाज़े भी नहीं होती कि इंसान को पता चल जाए, और सुनी सुनाई बातें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, बीच में हेरसे भी आ जाती है, और फिर चूँकि ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोग होते हैं तो वो अपनी तरफ से तहरीफ भी बीच में शामिल कर देते हैं।
ہمارے جو یہ مرشد ہیں حضرت محمد شاہ صادق نعمت علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مسلمان کیا، اور ان اولیاء اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو اور ہمیں مسلمان کیا. مطلب ماں سوائے ان اقوام کے جو عرب سے آئی ہیں، ان کے علاوہ باقی ہم جتنے بھی جن کو پنجابی زبان میں الوطنی کہتے ہیں اقوام ہیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے مسلمان کی ہے. اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی؟ باقی کرامات تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ آسمان میں اڑتے تھے یا پانی پہ چلتے تھے، اس کو تو ایک طرف کر دیں نا جی. پہلے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے آپ اور ہمیں مسلمان کرنے والے یہی لوگ ہیں، کلمہ نصیب ہوا ہمیں. دل سے آپ کا شکریہ، انتہائی مشہور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سکتے ہیں کہ سجادہ نشین دربار علی شاہ صادق نہان فقیر سردار رضا علی صاحب نے دربار کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن دی، اور اسپیشلی جو یہاں پہ رسم ادا کی جاتی ہے جس کا نام چٹی چونک کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور کیوں ادا کی جاتی ہے. اسی لیے نئی امید کے ساتھ اپنے میزبان عثمان علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیں 5 نیوز HBS. اللہ حافظ.